देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। एक बार कंफर्म कर दो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है कि नहीं, स्क्रीन शेयर है कि नहीं। अरे कोई एक जन मुझे कंफर्म कर दो। मैम है আছে অ্যাকচুয়ালি কি হয় না, অনেক সময় আমাকে দেখায়, যদি তোমাদের না দেখায় অনেক সময় রেকর্ডিং হয় না জানি। আমি একবার করে জিজ্ঞাসা করে ফেলি। अच्छा ठीक है चलो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, लेकिन वो हम लोग का पूरा नहीं हो पाया था, ठीक है, आधा ही हुआ था। ये देखो ये वाला, इसमें हम लोगों ने .2, ये क्वेश्चन में देखो कितने सारे पॉइंट थे। इस क्वेश्चन में पॉइंट थे हम लोग के 1 2 3 4, मतलब 4 क्वेश्चंस पूछा गया था, जिसमें से क्वेश्चन 1 और 2 हम लोग कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन देखो एक बार याद होना चाहिए, अब पूरा और नहीं पढ़ रहे क्योंकि काफी टाइम लगता है इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में, ठीक है। तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो जो है करते करते याद हो जाएगा। देखो बोल रहा है कि कंप्यूट द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एक्चुअली आरएसटी लिमिटेड बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जो 3 जगह पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब मेडिसिन का काम है, ठीक है, इनका फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो 3 अलग अलग जगह पे वो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करके अपना अर्निंग करता है। उनके 3 तरह के कस्टमर है, 3 चैनल है, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना क्या क्या चैनल है आपका बिजनेस का, वही। तो ये 3 चैनल पे ये बेचते हैं। यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन, हमें क्या करना है, उनका ऑपरेटिंग इनकम निकाल के दिखाना है। मतलब वो 3 चैनल, इनके 3 कस्टमर हो गए आरएसटी लिमिटेड के, उन 3 चैनल्स का हमें क्या निकाल के देना है, ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकलेगा, मतलब नेट प्रॉफिट बेसिकली। जो ये पीएल होता है ना, उसमें तुम लोग ऐसे लिखते हो जीपी, उससे ऐसे यहाँ पर एक्सपेंस लिखते हो, फिर यहाँ पर क्या लिखते हो, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ऑपरेटिंग इनकम हो जाता है। बिजनेस को ऑपरेट करके क्या इनकम हुआ। फिर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, गुड्स बेच के क्या इनकम हुआ, ठीक है। जो प्रोडक्ट बेच के इनकम होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, नेट नहीं होता है, क्योंकि वो प्रॉफिट लेके हम लोग घर नहीं जा सकते। मतलब घर नहीं जा सकते हैं, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि बेच के जो प्रॉफिट हुआ वो पूरा हमारा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि बेच के जो प्रॉफिट हुआ वो तो कॉस्ट पे हुआ, लेकिन बिजनेस को ऑपरेट करने का कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा। इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस, रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकता है, किसी अकाउंटेंट को रख रहे हैं, कोई स्टाफ को रख रहे हैं, कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस, उसको लेस करने के बाद ही जो इनकम आता है वही हम लोग अपना नेट प्रॉफिट बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली नेट प्रॉफिट पूछा गया है। तो कैसे निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट से जो पीएल में एक्सपेंसेस लिखा जाता है, जिसको यहाँ पर बोलेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। मतलब कॉस्टिंग में नाम ऐसा यूज होता है, एफएम भी तुम लोग पढ़ोगे ग्रुप 2 में, तो वहां भी ऐसा ही नाम यूज होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल के। तो यहाँ पर हमें वही फाइंड आउट करके देना है सबसे पहला। उसके बाद कुछ कमेंट वमेंट बोला है, देखते हैं कमेंट का क्या करना है। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ऑपरेटिंग इनकम। यहाँ पर लिखते हैं ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम स्टेटमेंट बना रहे ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। हर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या है, ये जहां पर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, मतलब इनके 3 जो कस्टमर्स है, ठीक है। यूजिंग एबीसी कॉस्टिंग, यहाँ पर लिख देते हैं यूजिंग एबीसी। पूरा लिखना पड़ेगा तुम लोग को, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। चलो ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, नाम लिख लेते, क्या क्या नाम था। जनरल सुपरमार्केट, देखो 3 जगह है जहां पर ये लोग बेचते थे, यानी इनके 3 तरह के कस्टमर है। जनरल सुपरमार्केट में बेचते हैं, ड्रग स्टोर और केमिस्ट शॉप, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं जनरल सुपर मार्केट, ड्रग क्या नाम क्या है, ड्रग स्टोर चेन, ठीक है, ड्रग स्टोर चेन। अच्छा, केमिस्ट
टॉप, और यहाँ टोटल लिख लेते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट एक ही बात है, लैंग्वेज अलग अलग है लेकिन मतलब बात एक ही है। मार्जिन बोलो या प्रॉफिट बोलो, ग्रॉस मार्जिन हम लोग लास्ट दिन निकाल चुके थे, वो देख देख के लिखना है हम लोग को। ये रहा 8,16,750, 11,34,375, 13 लाख। तुम लोगों को भी अपने अपने कॉपी में दिखेगा, देख देख के लिख लो, हम भी देख के ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या क्या वैल्यूज था वो हम जस्ट यहाँ पर पुट करते हैं। तो 8,16,750, अगर गलत हो जाए ना तो मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा डेटा है। 11,34,375, वन कर नहीं, 13,60, भूल गए, 11,34,3, 13,61,250, 13,61,250, और ये सबको टोटल करने से आया था 33,12,375, 33,12,375 ये आ गया था। जीपी आ गया। अब इससे क्या लेस करना है, पीएल में जितने भी एक्सपेंसेस लिखते हैं जिसका नाम यहाँ पर क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको करेंगे लेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे, वही तो हमें क्वेश्चन बोला है, ठीक है। ये देखो बोला क्या है क्वेश्चन में, कंप्यूट द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करके देना पड़ेगा सबका ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ये लेस करने पे मिल जाएगा हम लोग को ऑपरेटिंग इनकम। तो एक तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, मतलब एक पॉइंट हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम निकाल लेंगे। लेकिन इसको निकालने के पहले हमें करना क्या है, हम यहाँ पर जगह रख देते हैं, ठीक है। तुम लोग भी जगह रख दो, नीचे कमेंट बोला है यहीं पर हो जाएगा शायद, ठीक है। अगर नहीं होगा तो तुम लोग पीछे कर लेना। हम यहाँ पर वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट 1, तो तीनों जो चैनल है, जनरल सुपरमार्केट चेन, जनरल सुपरमार्केट चेन, ड्रग स्टोर चेन, ड्रग स्टोर चेन, केमिस्ट शॉप, ठीक है। ये तीनों का हम लोग को ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल के देना है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट था क्या क्या, पहले वो तो देख ले। तो ये देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या क्या था, हम लोग चेक करते हैं। ये देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट है हम लोग का यहाँ पर, कस्टमर का परचेज ऑर्डर, ये जितना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे करना है ना, यानी ऑल एक्टिविटीज जो है वही हम लोग का ऑपरेटिंग कॉस्ट जनरेट करेगा। तो कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, लाइन आइटम ऑर्डरिंग, तो एक एक करके पॉइंट लिख लेते हैं। कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो यहाँ पर लिखते हैं कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स। अच्छा, नेक्स्ट है लाइन आइटम ऑर्डरिंग, थोड़ा सा जगह रख के लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके डेटा लिखना पड़ेगा। तो लाइन आइटम ऑर्डरिंग, और ये सब आंसर किस में निकलेगा, ये सब आंसर हम लोग को रुपीज में निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद स्टोर डिलीवरी, कार्टून डिस्पैच टू स्टोर, स्टोर डिलीवरी, कार्टून कार्टून डिस्पैच टू स्टोर, ठीक है। ये पूरा लिख सकते हैं, वर्किंग में पूरा नहीं भी लिखेंगे चलेगा। सेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर, सेल्फ सेल्फ स्टॉकिंग रुपीज, ठीक है, एट कस्टमर स्टोर। और मैंने नहीं लिखा, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, वर्किंग नोट है पूरा, एकदम लैंग्वेज बाय लैंग्वेज होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि जो
जनरल सुपरमार्केट चेन है, ड्रग स्टोर चेन है, केमिस्ट शॉप है, इनका कस्टमर परचेस और इनसे जो ऑर्डर आता है, देखो ये क्या है, ये आरएसटी लिमिटेड के 3 कस्टमर है, ठीक है। आरएसटी लिमिटेड का परचेस ऑर्डर पे कितना खर्चा होता है, जब भी कस्टमर ऑर्डर करता है तो कस्टमर का परचेस ऑर्डर प्रोसेस करने का एक कॉस्ट लगता है, ठीक है। वो कितना लगता है, वो बोल रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर पे बेस होता है। तो हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर बेसिस पे चेक किए थे कि पर ऑर्डर पे कितना लगता है, कहां पर, ये रहा, पर ऑर्डर पे 40 रुपीज करके लगता है। यानी इनका भी 40 रुपीज करके हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना हो रहा है एट द रेट ऑफ 40, ठीक है। ये कैलकुलेशन हो जाएगा एट द रेट ऑफ 40 करके। अब देखते हैं कितना कितना ऑर्डर है। ये देखो नंबर ऑफ ऑर्डर 385, 990, 4125। तो यहाँ पर लिखेंगे 385 इंटू 40, 990 इंटू 40 और 425 इंटू 40, ऐसे करके होगा। तो चेक करते हैं, 385 इंटू 40, 15,400, 990 इंटू 40, 39,600 और 425 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 17,000। 425 नहीं, शायद 4125 था, 4125, 4125 इंटू 40, 1,65,000, 1,65,000, ठीक है। ये सबका हम लोगों ने क्या निकाल लिया, कस्टमर ऑर्डर। यहाँ इन सब जगह से ऑर्डर आने से, ये जो इनके कस्टमर है इनसे ऑर्डर आने से ऑर्डर को प्रोसेस करने का 40 पर ऑर्डर का कॉस्ट लगता है। जितना जिसने ऑर्डर किया उस हिसाब से उसका कॉस्ट कैलकुलेट होगा। अब लाइन आइटम ऑर्डरिंग देखते हैं। लाइन आइटम ऑर्डरिंग क्या है, ये लाइन नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पे बेस करता है, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर दिया हुआ है 14। देखो एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर, मतलब एक बार ऑर्डर होने से एवरेज कितने सारे आइटम ऑर्डर होते हैं, 14, 12 और 10, ठीक है। तो हम लोग को ये कैलकुलेट करना है कि जब लाइन आइटम ऑर्डर होता है तो कितना कॉस्ट आता है। तो लाइन आइटम ऑर्डर होने से कॉस्ट कितना निकल के आता है, ये हम लोगों ने लास्ट दिन कैलकुलेट किया था एबीसी बेसिस पे। ये देखो ₹3 पर लाइन आइटम ऑर्डर, ठीक है, कितना करके आता है एट द रेट ऑफ 3। यहाँ पर लिख देते हैं एट द रेट ऑफ 3, ₹3 पर लाइन आइटम ऑर्डर, यानी 3 और 3 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन कितना ऑर्डर होना चाहिए, ₹3 पर लाइन आइटम ऑर्डर था, ठीक है। तो ये देखो एक ऑर्डर पे 14, सॉरी एक ऑर्डर पे 14 आइटम आता है, तो टोटल ऑर्डर कितना सारा है 385। मतलब सिर्फ 14 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इससे इसको डिवाइड करके कितना निकाला है एट द रेट ऑफ 3 पर लाइन आइटम ऑर्डर। मतलब एक बार ऑर्डर होने पे जितने लाइन आइटम ऑर्डर होते हैं उस पे ₹3 का एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है एक बार ऑर्डर होने पे 14 आइटम ऑर्डर होते हैं, एक बार ऑर्डर होने पे 12 आइटम ऑर्डर होते हैं, एक बार ऑर्डर होने पे 10 आइटम ऑर्डर होते हैं, और टोटल ऑर्डर कितना होता है 385, 990, 4125, ठीक है। तो टोटल कितने सारे आइटम ऑर्डर हो जाएंगे, दिस वन मल्टीप्लीकेशन बाय दिस वन, ठीक है। ये तो नॉर्मल कंसेप्ट है ना, जैसे नॉर्मल तुम लोग बचपन में कैलकुलेशंस करते थे तो वैसे ही हुआ ना कि एक बार ऑर्डर करने पे 14 आइटम ऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग 14 आइटम का कॉस्ट निकालेंगे, निकाल सकते, तो उससे तो एक ही ऑर्डर का निकलेगा, हमें तो टोटल निकालना है। हम लोग तो पूरे बिजनेस का ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो टोटल ऑर्डर हुआ है 385 इस जगह पे, इस कस्टमर से 990, इस कस्टमर से 4125, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को क्या क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 इंटू 385, 990 इंटू 12, इस तरीके से। तो 3 ये रुपीस तो होगा ही होगा मल्टीप्लाई, इंटू 14 इंटू 385। जब 14 इंटू 385 कर रहे हैं तो हम लोग निकाल रहे हैं कि टोटल कितने लाइन आइटम ऑर्डर हो रहा है, क्योंकि 14 आइटम ऑर्डर हो रहा है, 14 आइटम ऑर्डर हो रहा है एक बार ऑर्डर करने पे, ठीक है। एक बार ऑर्डर करने पे 14 आइटम, ठीक है। तो अगर कोई 385 ऑर्डर कर रहा है तो कितने आइटम ऑर्डर कर रहा होगा, 14 इंटू 385, ये क्या निकल के आ रहा है, नंबर ऑफ टोटल आइटम ऑर्डर, नंबर ऑफ टोटल आइटम ऑर्डर, ये निकल के आ रहा है, ठीक है। अब एक बार ऑर्डर करने पे कॉस्ट होता है ₹3। एक बार ऑर्डर करने पे जितने भी आइटम ऑर्डर होते हैं उस पे कॉस्ट होता है ₹3। तो टोटल अगर इतने आइटम ऑर्डर हुए हैं तो कितना कॉस्ट होगा, तो ये इंटू 3 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 990 इंटू 12, अच्छा इसके बाद लिखेंगे 4125 इंटू 10,
4125 इंटू 10, चेक करते हैं कितना आ रहा है। 314 385, तो ये हो गया 16,170। 3990 इंटू 12, तो ये हो गया 35,640। 3 इंटू 4125 इंटू 10, 1,23,750। इतने सारे कॉस्ट इनकट हो जाएंगे। स्टोर डिलीवरी का देखते हैं क्या। स्टोर डिलीवरी का जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से निकला है वो कैसे निकला है, दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन पर स्टोर डिलीवरीज। ठीक है, पर स्टोर डिलीवरीज देख लेंगे कितना है। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरीज कितना है, 330 825, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस जगह पे टोटल इतने सारे, मतलब इन ये जो स्टोर्स है, मतलब जनरल सुपरमार्केट में, मतलब इन्होंने एक जनरल सुपरमार्केट को पकड़ रखा है। ठीक है, वहां जितने भी स्टोर है वहां पर ये जो है मेडिसिन डिलीवरी करते हैं, तो ये चेन हो गया ना कि इस सुपरमार्केट में इनका एक बिजनेस चेन है, वही चीज। तो 330 यहाँ पर हो जाएगा 330 इंटू उसके बाद वाला 825, जितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर है इंटू एक्सपेंसेस पर ऑर्डर। पर ऑर्डर पे जितने भी हमारा कॉस्ट इनकट हो रहा है, तो देखते हैं पर ऑर्डर पे कॉस्ट कितना है। ये तो हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं 50, ये रहा स्टोर डिलीवरी 50 पर डिलीवरी। ठीक है, तो ये @50 करके होगा। ये डिलीवरी लिखा था, स्टोर डिलीवरी एक ही बात है, तो यहाँ पर लिख देते हैं @50 करके होगा। तो यहाँ 50 50 और 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चेक करते कितना आता है, 330 इंटू 50 16,500, 825 इंटू 50 41,250 और 2750 इंटू 50, तो ये हो गया 1,37,500। अब यहाँ पर कार्टून डिस्पैच, इसका देखते हैं क्या बोला है। कार्टून डिस्पैच, कितने सारे कार्टून डिस्पैच हुए, एवरेज नंबर ऑफ कार्टून शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट यानी कि वो ही सीपिंग होने के बाद ही डिस्पैच होता है। सीपिंग होने के बाद, जब अगर तुम लोग ऑनलाइन में कुछ परचेस करते हो ना, तो देखो वहां पर अगर ट्रैक करोगे ना तो दिखाएगा कि शिफ्ट हो चुका है प्रोडक्ट, मतलब वो प्रोडक्ट जहां से आना है वहां से पैक हो चुका है, फिर उसके बाद डिस्पैच के लिए निकल गया है, फिर बोलेगा कि रास्ते में है, फिर बोलेगा डिलीवरी हो गया जब डिलीवरी हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ कार्टून शिफ्ट पर स्टोर डिलीवरी, एक एक स्टोर पे जब डिलीवरी होता है तो कितने सारे कार्टून डिलीवर किए जाते हैं। तो पर डिलीवरी पे, ठीक है, पर स्टोर डिलीवरी पे 300, पर स्टोर डिलीवरी पे 80, पर स्टोर डिलीवरी पे 16। ठीक है, और स्टोर डिलीवरी कितने सारे हैं, स्टोर डिलीवरी हुए हैं 330। देखो यहाँ पर बोला है एक बार स्टोर में डिलीवरी होने से 330 नंबर ऑफ कार्टून डिलीवरी होता है। मतलब जनरल सुपरमार्केट में चले गए, ठीक है, एक स्टोर में गए जहां जो है मेडिसिन देना है, वहां पर एक कार्टून मेडिसिन दे दिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक कार्टून नहीं होता है, एक बार जब भी डिलीवरी करने जाते हैं यहाँ तो 300 कार्टून डिलीवरी होता है। जब ड्रग स्टोर चेन में जाते हैं तो एक बार में 80 कार्टून डिलीवरी करते हैं। केमिस्ट शॉप में जाते हैं तो एक बार में 16 कार्टून डिलीवरी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर टोटल स्टोर डिलीवरीज है 330, तो टोटल कॉस्ट कितना लगा होगा, तो 330 फॉर वन टाइम डिलीवरी एंड टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज 330 इन केस ऑफ जनरल सुपरमार्केट चेन। तो टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ कि ना। देखो हम लोग को क्या बोला है कि एक बार यहाँ ना हमें हमेशा चेक करना चाहिए कि पर में लिखा हुआ है कि टोटल में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर टोटल में लिखा हुआ है तो उसे टोटल में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं होगा। फॉर वन डिलीवरी 300 कार्टून जो है शिफ्ट किया जाता है, तो फॉर 330 डिलीवरी कितने कार्टून शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई होगा 330 इंटू 300। ये देखो यहाँ पर 330 इंटू 300, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ कार्टून जो डिलीवरी हो रहा है। ठीक है, फॉर वन डिलीवरी 300 कार्टून, फॉर 330 डिलीवरी कितना होगा, फिर 825 इंटू 80, 825 इंटू 80। ठीक है, उसके बाद 2750 इंटू 16, 2750 इंटू 16। अब ये तो मेरा क्या निकल के आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ कार्टून जो डिलीवरी हो रहा है। अब एक कार्टून डिलीवरी का कॉस्ट कितना है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। एक कार्टून डिलीवरी का कॉस्ट है 1 रुपीज 1 पर डिस्पैच। ठीक है, @1, तो ये इंटू 1 हो जाएगा, इतना कॉस्ट आ जाएगा इतने सारे डिलीवरी का। एक डिलीवरी, एक कार्टून का डिलीवरी का 1 रुपया, तो इतने सारे कार्टून डिलीवरी 330 इंटू 300, टोटल नंबर ऑफ कार्टून डिलीवर्ड 99,000 रुपीज।
825 इंटू 80 66,000 और 2750 इंटू 16 44,000 ये हो गया। और लास्ट कॉस्ट है सेल्फ स्टॉकिंग का। सेल्फ स्टॉकिंग का क्या है, बोल रहे एवरेज नंबर ऑफ आवर्स टू, मतलब कितने टाइम लगते हैं सेल्फ स्टॉकिंग पर स्टोर डिलीवरी। एक स्टोर में डिलीवरी करने गए, फिर स्टॉक को सेल्फ में स्टॉक कर दिया, ठीक है, मतलब जो है उसे अरेंज कर दिया, उसके लिए कितना टाइम लगता है। बोल रहे कि एक स्टोर में डिलीवरी करने के बाद उसे स्टॉक करने का टाइम लगता है 3 आवर्स, 0.6 आवर्स, 0.1 आवर, ठीक है, एक स्टोर डिलीवरी का। तो कितने सारे स्टोर डिलीवरी हुए, 330। तो एक स्टोर डिलीवरी के अगर 3 आवर्स लगते हैं, 330 के कितने लगेंगे, इसके साथ ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम कंसेप्ट में, और इनटू जो टाइम लगेगा, तो ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई करने से टोटल आवर्स निकल के आएगा फॉर टोटल स्टोर डिलीवरी। तो 330 इंटू 3 यहाँ पर लिखते हैं, 330 इंटू 3, ये क्या निकल के आएगा, टोटल आवर्स जितना लग रहा है टोटल डिलीवरी पे। फिर 330 825 इंटू 0.6, 825 इंटू 0.6, ठीक है। फिर बोला है 2750 इंटू 0.1, और कॉस्ट देखते हैं कितना लगता है। कॉस्ट लगता है यहाँ पर निकला है 16 पर आवर। 1 आवर के लिए 16 रुपीज का कॉस्ट जो है जरूरत होता है। तो इसका मतलब इतने आवर्स के लिए कितना जरूरत होगा, इंटू 16, ठीक है, इंटू 16 कर देना चाहिए। यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दिया गलती से, 16 16 330 इंटू 3 इंटू 16 15,840 रुपीज। 825 इंटू 0.6 इंटू 16 7920, 2750 इंटू 0.1 इंटू 16 4400। अब क्या करना है, हर एक स्टोर, हर एक जो स्टोर है, मतलब हर एक जो कस्टमर है, लाइक जनरल सुपरमार्केट में जो है ये यहाँ जो है, ये सब अलग अलग कॉस्ट को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐड करना है ना, क्योंकि हमें क्या देखना है कि जनरल सुपरमार्केट चेन में कस्टमर ऑर्डर का कॉस्टिंग, लाइन आइटम ऑर्डरिंग का कॉस्टिंग, स्टोर डिलीवरी का कॉस्ट, कार्टून डिस्पैच का कॉस्ट, सेल्फ स्टॉकिंग का कॉस्ट, मतलब पीएल के जितने भी एक्सपेंसेस आइटम वो यहाँ पर हम लोगों ने ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद हम लोग इसको लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ऑपरेटिंग इनकम। तो 15,400 प्लस 16,170 प्लस 16,500 प्लस 99,000 प्लस 15,840, तो ये हो गया 1,62,910, 1,62,910। अच्छा, अब यहाँ पर ऐड करते हैं 39,600 प्लस 35,640, 41,250 प्लस 66,000 प्लस 7,920, 1,90,410, और ये 44,000 प्लस 440 प्लस 137500, 1,23,750, 165, 4,70,690। मैच नहीं चेक करते हैं फिर से। 1,65,000, 1,23,750, 1,37,500 प्लस 44,000 प्लस 4,400, 4,74,650। अब ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल के आ गया। इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2, अच्छा 1 है, यहाँ पर लिख लेते हैं 1,62,910, ये आ रहा है 1,90,410, और
4,74,650 टोटल कर लेते हैं। $8,34,970। अब लेस भी कर लेते हैं, देखते हैं कितना निकल के आ रहा है। अच्छा ये पहले कर लेते हैं, 33,12,375, तो ये हो गया 24। पता नहीं शायद कुछ गलत आया, देखते रुको एक सेकंड, पहले इसको कर लेते हैं। 169910, 6 लाख 1,62,000। अच्छा मैंने गलत लिख दिया, 1,62,000। $6,53,840, 11,34,375 माइनस 1,90,410, तो ये आ रहा है 9,43,965। 13,61,250 माइनस 4,74,650, 886, 8,86,600। अच्छा ये टोटल भी चेंज होगा क्योंकि वहां मैंने डेटा गलत लिया था ना, तो इसका टोटल आ रहा है हम लोग का 8,27,970। ठीक है, तो माइनस कर लेते 33,12,375 माइनस 827,970, 24,84,405। ठीक है, ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, ऑपरेटिंग इनकम जो है पर कस्टमर बेसिस। ठीक है, कस्टमर ये सब कस्टमर है आरएसटी लिमिटेड का। तो ये एक तो हम लोगों ने आंसर निकाल लिया कि बताओ ऑपरेटिंग इनकम क्या है। देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जैसे तुम लोगों को कभी बचपन में तुम लोग मैथ्स की हो तो जैसा होता है ना कॉस्ट, मुझे तो लगता है लगभग वैसा ही होता है। हमें देखना पड़ता है पर बोला है, टोटल में बोला है, क्या मल्टीप्लाई करना है, और तो कुछ नहीं। ठीक है, और बड़ा बड़ा डेटा है यही देख लो, फिर ऐड करके हम लोगों ने ऑपरेटिंग कॉस्ट को निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करके देने के लिए बोला है, कमेंट ऑन द रिजल्ट। जो रिजल्ट निकल के आया उस पर कमेंट करो, व्हाट न्यू इनसाइट आर अवेलेबल विद द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन। और वो कमेंट के साथ हमें क्या दिखा वो भी बताना है, कमेंट ऑन द रिजल्ट। ठीक है, तो कमेंट क्या करेंगे देखो, उसके लिए हमें थोड़ा सा इस डेटा को ध्यान से देखना पड़ेगा तो हमें समझ में आएगा। देखो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, ये टोटल का छोड़ो, हम लोग तीनों का इंडिविजुअली कमेंट करेंगे ना, टोटल पे क्या कमेंट करना। यहाँ पर देखो टोटल तो दिख रहा है कि हाँ इतना इनकम हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअली बताना पड़ेगा। कमेंट हमेशा इंडिविजुअली कस्टमर पे होता है। तो सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू कोई जनरेट करके दे रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो केमिस्ट शॉप है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा केमिस्ट शॉप का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और यहाँ पर देखो जो लार्ज अमाउंट का जो है रिसोर्स भी यूज कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखो इसका, ये देखो इसमें ऐसे कॉमा देने से ना अच्छे से समझ में आएगा, ये रहा। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट यूज कर रहा है वो भी केमिस्ट शॉप है। ध्यान से देखो, केमिस्ट शॉप का ऑपरेटिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा है, मतलब केमिस्ट शॉप जो कस्टमर्स हैं उनको चलाने का, ऑपरेट करने का सबसे ज्यादा कॉस्ट है। मतलब इनके लिए अगर इंडिविजुअली हम लोग देखते हैं तो हम लोग का पीएल ऐसा बनता है। ठीक है, जो टोटल पीएल में ये खर्चा दिख रहा है उससे इतना सबसे ज्यादा पोर्शन केमिस्ट शॉप में जा रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि केमिस्ट शॉप जो है वो आरएसटी लिमिटेड का सबसे ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहा है और रेवेन्यू भी सबसे ज्यादा जनरेट कर रहा है। लेकिन ये तो हमें अमाउंट में दिख रहा है, अगर हम लोग परसेंटेज में चेक करेंगे तो सच में पता चलेगा कि कौन सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमें जनरेट करके दे पा रहा है। एक्चुअली हमें कमेंट क्या करना है, कमेंट ये करना है, देखो क्योंकि हम लोग के पास अवेलेबल क्या है, जीपी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग इनकम है, हमें यही कमेंट करना है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन से कस्टमर से हो रहा है। ठीक है, तो ये तो अमाउंट से दिख रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ड्रग स्टोर चेन में, बट इसी चीज को हमें लिखना पड़ेगा और परसेंटेज में भी चेक करना पड़ेगा, अमाउंट से सिर्फ नहीं होता है। क्यों, देखो 100 में किसी को मिला 90, ठीक है,
और किसी को मिला 50 में मान लो 49, और हमें ये नहीं बताया जा रहा है, हम लोग बोल रहे हैं एक जन को मिला है 90, एक जन को 49, तो हम लोग तो बोलेंगे जिसको 90 मिला है वही ज्यादा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है आउट ऑफ कितना मिला है, ठीक है। तो इसीलिए परसेंटेज से पता करना पड़ेगा ना, सिर्फ अमाउंट से नहीं पता चलता है। 49 हमें कम ही दिखेगा, लेकिन देखो इसका परसेंटेज अच्छा है, इसे 50 में 49 मिला है, इसे 100 में 90 मिला है, इसीलिए हमें कमेंट जब करना है तो हम लोग परसेंटेज वाइज करेंगे, ठीक है। तो कमेंट में कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, द activity based costing information highlights the chemist shop uses a large amount of RST Limited's resources per revenue than to the other two distribution channel। देखो क्या लिखा है मैंने सबसे पहले ये कमेंट कर दिया, जो डेटा है उससे ही ना हमें कमेंट करना है, तो मैंने सबसे पहले कमेंट किया कि जब हम लोगों ने एबीसी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज किया उसके इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें ये हाइलाइट्स मिल रहा है, ठीक है, कि जो केमिस्ट शॉप है वो सबसे ज्यादा जो है आरएसटी लिमिटेड का रिसोर्सेज यूज करता है। रिसोर्सेज मतलब सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस इसी में होता है, मतलब आरएसटी लिमिटेड का इस कस्टमर को ऑपरेट करने का खर्चा सबसे ज्यादा आता है। अगर तुम लोग रिसोर्स नहीं लिखना चाहते ऑपरेटिंग कॉस्ट लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो आरएसटी लिमिटेड का रिसोर्सेज सबसे ज्यादा यूज होता है पर रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए तो। देन डू द अदर टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जी, लेकिन मतलब कंपेयर करने से अदर दो डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है उससे ज्यादा जो है केमिस्ट शॉप ही रेवेन्यू का रिसोर्सेज का यूज करता है, ठीक है, आरएसटी लिमिटेड का, या फिर आरएसटी लिमिटेड का ऑपरेटिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा केमिस्ट शॉप के लिए ही होता है कंपेयर टू अदर टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हो जैसा लैंग्वेज लिखने में ठीक लगे। फिर हम लोग लिखेंगे रेशियो निकालेंगे, रेशियो या परसेंटेज जो भी निकाल सकते हो। रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट टू रेवेन्यू अक्रॉस देयर मार्केट प्राइस इज, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकालना पड़ेगा। हम लोग पहले निकालेंगे जनरल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जनरल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का निकालेंगे कि कितना रिसोर्सेज यूज हो रहा है। तो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, 1,62,910, 1,62,910 रुपीज का एक्सपेंसेस होता है इसको ऑपरेट करने के लिए। और इसके रिगार्डिंग हमें कितना जो है सेल मिलता है वो देखना पड़ेगा। ये तो ग्रॉस मार्जिन है, हम लोग सेल के बेसिस पे चेक करेंगे, ठीक है। सेल देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ था, ये देखो सेल कितना है, 2,80,41,750, ठीक है। ये देखो 2,80,41,750 इतना था, ठीक है। हम बताते हैं क्या लिखा हम लोगों ने लिखा है क्या क्या कैलकुलेट किया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल, मतलब जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके अगेंस्ट में हमारा कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है देखते हैं, 1,62,910 डिवाइडेड बाय 28041,750 इंटू 100, तो ये आ रहा है हम लोग का 0.58% हम लोग बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जितना सेल होता है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट जितना लगता है वो है 0.58%, यानी 100 रुपीज का सेल होने से 0.58 का ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता है, ठीक है।
ये समझ में आया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग दूसरे वाले स्टोर का भी देखते हैं। जनरल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बाद है ड्रग स्टोर। ये देखो, ड्रग स्टोर चेन। तो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट 1,90,410, 1,90,410, और इसका जो सेल्स है वो कितना है 23,82,1,875, 23,82,1,875। टू थ्री एट टू वन एट सेवन फाइव। ठीक है, अब चेक करो 190,410 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 23,82,1,875। अच्छा, 0.79। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग हम लोग अप्रोक्सीमेशन करते 799 है तो 0.80%। ठीक है, और लास्ट जो है केमिस्ट शॉप का निकालेंगे। केमिस्ट शॉप का ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो है 4,74,650, 4,74,650 इंटू 100, और यहाँ पर सेल देखते हैं 1,49,73,750, 1,49,00,000, 1,49,73,750, 4,74,650 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1,49,73,750, तो 3.16%। देखो 3.169 है तो 17 कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, देखो इससे ये पता चल रहा है हम लोग को, ये देखो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो कस्टमर है इससे इतना सेल जनरेट होता है, इसको ऑपरेट करने का कॉस्ट इतना आता है। ये परसेंटेज से देखो 0.5%। इससे क्या होगा, क्यों परसेंटेज में देख रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग कंपेयर कर पाए, क्योंकि सेल सबका अलग अलग है। तो अगर सेल अलग अलग है तो कंपेयर कैसे करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए परसेंटेज करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि एक ने बोला मुझे 90 मिला है, एक ने बोला है मुझे 49 मिला है। अब हम बोल रहे हैं ये अच्छा है ये खराब है, लेकिन मुझे पता ही नहीं आउट ऑफ कितना, तो एक काम करते हैं इसको हम लोग परसेंटेज में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये देखो 90 मिला है आउट ऑफ कितना 100, तो इंटू 100 कर दो, तो इसको कितना मिला है 90%। 49 मिला है कितना आउट ऑफ 50, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 98%। इसका मतलब ये बेटर है 98% जिसको मिला है। तो वही हम लोगों ने किया, क्योंकि बेस अलग अलग है तो हम लोगों ने उसे परसेंटेज में ट्रांसफर कर दिया। परसेंटेज में ट्रांसफर करके हम लोगों ने क्या पता किया कि सेल के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है। ठीक है, तो सेल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट है केमिस्ट शॉप का। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, द एबीसी इंफॉर्मेशन हाइलाइट्स द केमिस्ट शॉप यूजेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ आरएसटी लिमिटेड रिसोर्सेज पर रेवेन्यू देन डू द अदर टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। बाकी दो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के कंपैरिजन में जो केमिस्ट शॉप है वो ज्यादा रिसोर्सेज यानी ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट कंज्यूम कर रहा है। रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट टू रेवेन्यू अक्रॉस द मार्केट इज। ठीक है, ये हम लोगों ने रेशियो की जगह परसेंटेज निकाल लिया है। रेशियो भी रख सकते हो लेकिन रेशियो से समझने में दिक्कत होता है, इसलिए मैंने परसेंटेज कर दिया। ठीक है, तुम लोग इसको रेशियो की जगह परसेंटेज लिख लो। अगर रेशियो भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, रेशियो तो समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग होता है, यहाँ परसेंटेज लिख लो। ठीक है, परसेंटेज में हम लोग निकाल रहे हैं, तो इससे हमें पता चल गया। तो ये देखो क्वेश्चन में पूछा था कमेंट ऑन द रिजल्ट। रिजल्ट पे क्या कमेंट करेंगे, तो रिजल्ट पे यही कमेंट कर सकते हैं, व्हाट न्यू इनसाइट्स आर अवेलेबल विद द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन। तो ये यही चीज हमें पता चला। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर फोर्थ नंबर में क्या बोला है, फोर्थ नंबर में हम लोग को बोल रहा है डिस्क्राइब 4 चैलेंजेस। हमें 4 चैलेंज डिस्क्राइब करना है वन वुड फेस इन असेसिंग द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 8,29,970 टू 5 एक्टिविटीज एरिया। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग का ये देखो कितना निकल के आया 8,27,970। अभी हम लोगों ने टोटल किया तो इतना ही निकल के आया ना। बोल रहा है कि हमें क्या करना है, 4 चैलेंजेस का जो है मतलब इंफॉर्मेशन देना है, बताना है, जो
ये ऑर्गेनाइजेशन फेस कर सकता है ये ऑपरेटिंग कॉस्ट को असाइन करने के लिए। देखो इतना अपने पॉकेट से तो खर्चा करना पड़ेगा, तभी जाके ये सारे कस्टमर को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। बोल रहे हैं कि जब हम लोग इतना खर्चा करने जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आ जाएंगे वो हमें बताना है। तो हम लोग जस्ट पॉइंट करके बोल सकते हैं अलग अलग एक्टिविटी एरियाज के लिए हम लोगों को बताना है कि क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अपना जो नॉलेज है उसी से बता सकते हैं कि क्या क्या हम लोग का चैलेंजेस फेस हो सकता है। तो यहाँ पर देखो हम लिखवा देते हैं। ठीक है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम लोग लिख सकते हो। सबसे पहले लिखेंगे चूजिंग एन एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, क्योंकि हम लोग एबीसी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाले। ठीक है, मेरा पहला बात समझो क्यों हम ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाला है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से निकाला है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट होता है, पहले ठीक तरीके से एक्टिविटी फाइंड आउट करना है, एकदम करेक्ट एक्टिविटी फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट उस एक्टिविटी का कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज क्यों हो रहा है, यानी कॉस्ट ड्राइवर को फाइंड आउट करना है। नहीं तो आंसर गलत आएंगे, नहीं तो हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट गलत कैलकुलेट करेंगे। मतलब गलत यानी क्या, हमारा जो मतलब अप्रोच है वो गलत होगा। कैलकुलेशन का मतलब हम ये मल्टीप्लीकेशन का बात नहीं कर रहे, अप्रोच सही होना चाहिए, मतलब हमें सही ढूंढना चाहिए। जैसे मैंने तुम लोग को जब कॉस्ट ड्राइवर का एग्जांपल दिया था तो वहां पर मैंने क्या बोला था, जब मैंने कॉस्ट ड्राइवर का एग्जांपल दिया था वहां पर मैंने बोला था कि जो मार्केट प्राइस है उस पे हमारा जोर नहीं चलता है, कि गाड़ी का जो फ्यूल कॉस्ट है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो हमारा कॉस्ट ड्राइवर नहीं होगा। लेकिन गाड़ी कितना ज्यादा चलेगा, कितना किलोमीटर कम या ज्यादा चलेगा, उस पे हम लोग का कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज जितना होगा वो हमारे कंट्रोल में है, तो दैट इज द कॉस्ट ड्राइवर। यानी करेक्ट कॉस्ट ड्राइवर या एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो हम लोग कैलकुलेशंस जो है सही नहीं कर पाएंगे। मतलब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं, कहां पर कौन सा कॉस्ट देने से एप्रोप्रिएट होगा वही वाला। तो इसीलिए पहला पॉइंट देखो मैंने यहाँ पर लिखा है चूजिंग एन एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच एक्टिविटी एरिया। फॉर ईच एक्टिविटी एरिया, जो भी एक्टिविटी एरिया हम लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में फाइंड आउट किया है वो सारे एरिया के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, डेवलपिंग ए reliable database for the chosen cost ड्राइवर। ठीक है, तो जो कॉस्ट ड्राइवर, सबसे पहले तो कॉस्ट ड्राइवर सही चूज करो। ठीक है, और जो कॉस्ट ड्राइवर हम लोगों ने चूज किया है उसका रिलायबल डेटा भी हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रिलायबल, रिलायबल मतलब क्या, जिस डेटा पे हम लोग बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी एजम्पशन बेसिस नहीं होना चाहिए, बिलीवेबल डेटा, यानी कि रिलायबल डेटा हमें फाइंड आउट करना चाहिए कॉस्ट ड्राइवर को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे देखो यहाँ पर, देखो जैसे यहाँ पर कॉस्ट ड्राइवर क्या दिया है, कॉस्ट ड्राइवर यहाँ पर देखो बोल रहा है कि जैसे कस्टमर परचेसिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, ये एक्टिविटी हो गया, इसका टोटल कॉस्ट हम लोग को इतना पता है। अब हम लोग को ये पता करना पड़ेगा इसका एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर क्या है। तो हम लोग को लग रहा है एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ ऑर्डर, कस्टमर जितना ज्यादा ऑर्डर करेंगे कॉस्ट बढ़ेगा, जितना कम ऑर्डर करेंगे कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर। अब हमें क्या करना है, ये जो डेटा हमें मिला है कि इतने सारे ऑर्डर होते हैं, ये हमें रिलायबल डेटा कलेक्ट करना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर इसमें गलती होगा तो हम लोग का कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर भी गलत कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो वही दो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखवाया। फिर यहाँ पर लिखेंगे डिसाइडिंग हाउ टू हैंडल कॉस्ट्स दैट मे बी कॉमन across several activities। इसका मतलब कौन सा पॉइंट लिखवाया मैंने, देखो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। किस बात के लिए बोल रहा है कि एक डिसीजन हमें लेना पड़ेगा, ताकि जो कॉमन कॉस्ट है वो हम लोग, मतलब हर एक एक्टिविटी में जो कॉस्ट कॉमन है
उसके साथ हम लोग कैसे डील करेंगे, हर एक एक्टिविटी में जो कॉमन कॉस्ट है उसके साथ हम लोग कैसे डील करेंगे वो भी हमें समझ में आना चाहिए। जैसे देखो ये जो कॉस्ट है, देखो सभी कॉमन कॉस्ट है ना, जैसे कि नंबर ऑफ ऑर्डर हर एक जगह पे हो रहा है, तो ये सब क्या है, कॉमन कॉस्ट है। या फिर ये देखो वैसे इंडिविजुअली बता दिया है, ठीक है, अगर हमें ये इंडिविजुअली नहीं बताता कि कितने सारे ऑर्डर है तो हमें कैलकुलेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, तो फिर हमें उसे क्या करना पड़ता, एपोर्शन करना पड़ता। तो वही बोल रहा है, अगर कॉस्ट कॉमन है, जैसे हमें मान लो ये तीनों जगह का एक कॉमन कॉस्ट कुछ दिया हुआ है, हमें अलग से नहीं बताया है, तो हमें उसके साथ कैसे डील करना है उस बात पे हमें केयरफुल रहना चाहिए। वही बोल रहा है, डिसाइड हाउ टू हैंडल कॉस्ट दैट मे बी कॉमन, अगर कॉमन होता है अक्रॉस सेवरल एक्टिविटीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे चॉइस ऑफ द टाइम, choice of the time period to compute cost rates per cost driver, ठीक है। तो ये भी पता करना है कि टाइम पीरियड क्या होगा जब हम लोग कॉस्ट ड्राइवर को कैलकुलेट करेंगे, मतलब वीकली करेंगे, ईयरली करेंगे, 6 मंथ्स में एक बार करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि हम लोग अपने कॉस्ट ड्राइवर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब कॉस्ट ड्राइवर को जब कैलकुलेट करते हैं तो कितने गैप में, ठीक है, कितने गैप में करते हैं, क्या क्या टाइम पीरियड लेते हैं, 1 ईयर, 6 मंथ्स, 2 मंथ्स, ठीक है, वो हमें देखना है। और लास्ट एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, बिहेवियरियल फैक्टर, हर एक कॉस्ट का जो बिहेवियर है उसे हमें चेक करना है, ठीक है। जैसे किलोमीटर कम या ज्यादा होने पे कॉस्ट फ्यूल का बढ़ या घट सकता है, ठीक है, तो बिहेवियर कैसा है, ठीक है, वो भी हमें देखना है, मतलब इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो सारी चीजों को हमें ध्यान में रख के करना है। तो ये देखो बोला था 4 पॉइंट्स, हम लोगों ने कुछ 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिख पाया है। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में पूछा जाए हमें इस तरीके का चीज, तो हम लोग उस पे ये कॉमन पॉइंट्स है लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछना चाहिए, जैसे यहाँ पर बोला है कि क्या क्या चैलेंजेस फेस हो सकता है अगर कोई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को डिसाइड करे, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पे लिख पाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर इन जनरल बातों को लिखा है, एक भी हम लोगों ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं लिखा है, मतलब क्वेश्चन का कुछ नाम दे के नहीं लिखा है, जनरली लिख दिया है, ठीक है। तो इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं। तो ये देखो ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सेम टाइप ऑफ ही है, मतलब पॉइंट्स अलग अलग है लेकिन वही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखो क्या बोल रहा है, फैमिली स्टोर वांट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस एंड पैकेज्ड फूड। बोल रहा है फैमिली स्टोर मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है। फैमिली स्टोर जो है वो क्या चाहते हैं, उनको ये पता करना है कि उनका प्रॉफिट क्या है हर एक प्रोडक्ट पे, ठीक है। ये 3 तरह का प्रोडक्ट बेचते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बेचते हैं, फ्रेश प्रोड्यूस कुछ बेचते हैं और पैकेज्ड फूड बेचते हैं। 3 आइटम्स है फॉर सेल, ठीक है। पता करना है कि तीनों आइटम से प्रॉफिट कितना अर्न होता है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट करने से प्रॉफिट निकलेगा। जैसे ही प्रॉफिट का बात बोला हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, सेल्स माइनस कॉस्ट करेंगे प्रॉफिट निकल जाएगा। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या है। फैमिली स्टोर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा फॉर द करेंट ईयर फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट लाइन। हर एक प्रोडक्ट के लिए इन्होंने डेटा दे दिया है। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, सेल। सॉफ्ट ड्रिंक बेच के इतना सेल होता है, फ्रेश प्रोड्यूस से इतना, पैकेज्ड फूड से इतना। फिर बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब यही वाला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट में फर्क क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब जो प्रोडक्ट बिक गया उसका कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब है एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए या तो हम लोग उसे किसी और से परचेज करके लाते हैं या खुद अपने फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं। तो परचेज करके लाने का कॉस्ट हो या मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट हो, उसको बोला जाता है कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो प्रोडक्ट बिक गया उसका कॉस्ट कितना है, वही अगर जैसे मान लो हम लोगों ने 150 रुपीज का कुछ एक प्रोडक्ट खरीदा और उसे 150 में प्रोडक्ट को बेचा, खरीदा था 100 में, तो 100 कॉस्ट, 150 सेल, तो 50 रुपीज का प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बता दिया, मतलब ये जो सेल हुआ है इसका कॉस्ट इतना था, ठीक है, इसका कॉस्ट इतना था। अच्छा, तो ये जैसे ही बता दिया हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को इससे ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। हम लोग को बोला है क्या कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट।
सिर्फ प्रॉफिट बोला है, ग्रॉस या नेट नहीं बोला है, तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लेंगे, साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्या निकल के आता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है जब हम लोग सेल से कॉस्ट को लेस करते हैं। जब तुम लोग ट्रेडिंग बनाते हो तो क्या लिखते हो, टू ओपनिंग स्टॉक, टू क्या लिखते हो, परचेज, बाई क्या लिखते हो, सेल्स, बाई क्या लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक अगर रहता है तो, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो यहाँ लिखते हो, तो ये सेल करके जो प्रॉफिट है वही तो यहाँ पर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे, यहाँ पर जो नाम है ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो हमें मिल जाएगा ऑपरेटिंग इनकम यानी कि नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगा, ये नहीं बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कि नेट प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल बताया, तो ओवरऑल मतलब नेट प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहला तो ये पॉइंट बोला है, ठीक है, तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्वेश्चन में आगे क्या बोला है। तो जहां तक पढ़ा है वहां तक एटलीस्ट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम यानी प्रॉफिट। अच्छा, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट है, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस, पैकेज्ड फूड। सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस, पैकेज्ड फूड, ये सब इनके प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। और यहाँ एक टोटल कॉलम भी बना लेते हैं, जरूरत पे काम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स। तो क्या करना है, कुछ नहीं, ट्रेडिंग पीएल ही बना रहे हैं, बट कॉस्टिंग है तो उसके फॉर्मेट में बना रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट फॉर्मेट में। तो रेवेन्यू यानी कि सेल होता है, ठीक है। तो रेवेन्यूज रुपीज में लिख दिया मैंने, रेवेन्यूज है हम लोग का 39,67,500, यहाँ पर कैलकुलेट करके दे दिया है, बस देख देख के लिखना है। 67,500, अच्छा 1,05,05,03 और 3 टाइम्स 0। अच्छा, इसके बाद है 60,49,500, 60,49,500 टोटल लिख लेंगे। फिर यहाँ से लेस करते हैं COGS, ठीक है। COGS हम मैंने शॉर्ट में लिख दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। 30 लाख, 75 लाख, 45 लाख, 30 लाख, 75 लाख, 45 लाख। $39,67,500, 105,03,000, 60,49,500, 2 करोड़ 5,20,000। अच्छा, 30 और 75 और 45, 30, 75 और 45 मतलब 1,50,00,000 कर लेते हैं माइनस, देखो कितना आता है। ये तो आ जाएगा 9,67,500, ये दिख ही रहा है माइनस करने से। इसका कर लेते हैं 105,03,000 और 75 लाख, 30,03,000, 60,000, 49,05,00,000 माइनस 45 लाख, 15,49,500। अच्छा, और ये हो जाएगा 20,52,000 माइनस 150,000,000, 3,4,5,6 0, 3,4,5,6, हाँ ठीक है। 1 नेगेटिव कैसे, 2,0,5,20, 150,000,000। हाँ अब ठीक है, 55,20,000, ठीक है, 55,20,000 ये हम लोग का क्या निकल के आया, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, इसको बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्या माइनस करना है, अब माइनस करेंगे यहाँ पर
ऑपरेटिंग कॉस्ट तो मिल जाएगा नेट प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, अब ऑपरेटिंग कॉस्ट तो पता नहीं है कितना है, देखना पड़ेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें उसके बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं। हम लोगों ने सेल पढ़ लिया 3 प्रोडक्ट का, और तीनों का सीओजीएस यानी ट्रेडिंग आइटम पढ़ लिया, ठीक है। अब बोल रहा है कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न। अगर बॉटल रिटर्न होता है, जैसे ये सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह बिकता है तो बॉटल में बिकता होगा, ठीक है। तो बॉटल्स जो रिटर्न होते हैं उसका कॉस्ट हो गया 60,000। इसमें जीरो, इसमें जीरो, क्योंकि देखो ये सब में कोई बॉटल का यूज नहीं होता है। सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो बॉटल से रिलेटेड बात हो रहा है, ठीक है। बाकी पैकेज्ड फूड और ये फ्रेश कुछ प्रोड्यूस के लिए बोल रहा है कि बॉटल का कोई खर्चा नहीं है। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर प्लेस्ड, कितने सारे परचेज ऑर्डर प्लेस होते हैं वो दिया हुआ है। नंबर ऑफ डिलीवरी रिसिप्ट, ये सब नंबर में आंसर्स दिए हुए हैं। आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग टाइम, आइटम सोल्ड, कितने सारे आइटम सोल्ड हुए वो बता रहा है। फिर बोल रहा है फैमिली स्टोर ऑल्सो। अब देखो हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अभी तो पता नहीं चला कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है। फिर बोल रहा है एक्टिविटी, एक्टिविटी बता दिया है, बॉटल्स रिटर्न, ऑर्डरिंग, डिलीवरी, सेल्फ स्टॉकिंग और कस्टमर सपोर्ट, ये सब ये इनका एक्टिविटी है। अब क्या बता रहा है देखो, रिटर्निंग ऑफ एम्प्टी बॉटल्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी, टोटल कॉस्ट, डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक लाइन। मतलब बोल रहा है कि बॉटल रिटर्न एक एक्टिविटी है, ठीक है। इस एक्टिविटी को बोल रहा है, ये एक्टिविटी क्या है उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। रिटर्निंग ऑफ बॉटल, रिटर्निंग ऑफ एम्प्टी बॉटल्स का मतलब है यूज, मतलब जब मान लो कि जो बॉटल में सॉफ्ट ड्रिंक बिक गया, उसके बाद वो बॉटल्स जो है रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है। उसका ये बॉटल का जो कॉस्ट है वो आता है 60,000। और ये हमें डायरेक्टली सॉफ्ट ड्रिंक वाले कंसेप्ट में ही अप्लाई करना है, क्योंकि बाकी जगह पे तो बॉटल का यूज नहीं है। तो ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये खर्चा हमें मिला ऑपरेटिंग कॉस्ट में, है ना। ये तो एक ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया। ऑर्डरिंग, जब कस्टमर ऑर्डर करता है, प्लेस ऑफ ऑर्डर फॉर परचेज, परचेज के लिए कस्टमर ऑर्डर करता है तो उस ऑर्डर को प्रोसेस करने का कॉस्ट आता है इतना, ठीक है। अच्छा, डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी एंड रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। जब ये लोग फिजिकल डिलीवरी करवाता है अपने प्रोडक्ट का तो उसका कॉस्ट निकल के आता है इतना। सेल्फ स्टॉकिंग, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स ऑन स्टोर सेल्फ, मतलब मतलब सेल्फ वगैरह होता है जहां पर जो है, जैसे बुक सेल्फ होता है ना, वैसे प्रोडक्ट का भी सेल्फ होता है। देखो देखो, देखते नहीं हो कि ग्रोसरी शॉप में देख लो या मेडिकल शॉप में देख लो, तो सारे जो मेडिसिन है वो तो सेल्फ में ही रहते हैं ना। तो वही बोल रहा है, उसको तो अरेंज करना पड़ता है, सजाना पड़ता है। वही बोल रहा है स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन स्टोर सेल्फ ऑन गोइंग, बोल रहा है रीस्टॉकिंग 8,64,000 का कॉस्ट आ जाता है उसको पूरा अरेंज करने का। कस्टमर सपोर्ट, असिस्टेंस प्रोवाइड टू कस्टमर इंक्लूडिंग चेकआउट, जब कस्टमर चेकआउट करते हैं तो उस पे जो असिस्टेंस सपोर्ट प्रोवाइड होता है उसके लिए क्या खर्चा आ रहा है वो भी बता रहे हैं। मतलब कस्टमर शॉप में आए, प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, तो उनका जो चेकआउट प्रोसेस होता है ना, देखोगे मॉल्स वगैरह में क्या होता है, एक जन रहता है ना, बिल देखता है, बिल देख के प्रोडक्ट एक बार जस्ट देख लेता है, गो थ्रू करके फिर छोड़ देता है, ठीक है। तो उनको तो कुछ ना कुछ सैलरी देना पड़ता है ना, वो जो काम करते हैं। नॉर्मली जो गेट कीपर रहते हैं वही कर लेते हैं, ठीक है। तो उनका वो कॉस्ट जो है वो तो इंक्लूड हो रहा है। तो कस्टमर सपोर्ट तो उसका ये कॉस्ट है। तो हम लोग को ये पता चल गया कि टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना होगा। ये सबको ऐड कर लेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है। लेकिन ये तो टोटल में पता चलेगा, हम लोग को कैसे निकालना है, हम लोग को तो निकाल के देना है पर प्रोडक्ट बेसिस पे, ठीक है। तो पहले टोटल निकालते फिर देखते पर प्रोडक्ट बेसिस पे कैसे निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये एक लाइन चाहिए, और उसके बाद भी हम यहाँ पर थोड़ा सा जगह रखेंगे आंसर्स को लिखने के लिए। तुम लोग भी रखो, हम यहाँ से करके दिखा रहे। वर्किंग नोट नंबर 1, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट टोटल कितना है ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या क्या है, बॉटल रिटर्न, ऑर्डरिंग, डिलीवरी। बॉटल रिटर्न प्लस ऑर्डरिंग प्लस डिलीवरी प्लस सेल्फ स्टॉकिंग और कस्टमर चेकआउट, कस्टमर सपोर्ट ड्यूरिंग चेकआउट। तो कॉस्ट लिख लेते हैं, 7,80,000, 12,60,000, 8,64,000। 7,80,000,
12,60,000, 8,64,000. Customer support 15,36,000. टोटल करते 60,000, 7,80,000, 12,60,000, 8,64,000, 15,36,000, 45 लाख. ये हो गया टोटल हम लोग का ऑपरेटिंग कॉस्ट. और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उसको हम लोग कैसे पता करेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है कितना होगा इसको हम लोग कैसे पता करेंगे? अब देखो यहाँ पर ये तो टोटल में पता चल गया. अब हमें इसे बाइफरकेट कैसे करना है? अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं. बोल रहे हैं कि फैमिली स्टोर करेंटली एलोकेटेड सपोर्ट कॉस्ट all cost other than cost of goods sold to product line on the basis of cost of goods sold of each product line. देखो क्या बोला है, फैमिली स्टोर करेंटली एलोकेट. फैमिली स्टोर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो करेंटली क्या कर रहे हैं? एलोकेट कर रहे हैं सपोर्ट कॉस्ट को. ठीक है, एलोकेट कर रहे हैं सपोर्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन. ठीक है, हर एक प्रोडक्ट का जितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उस बेसिस पे कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिस पे. ठीक है, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन. देखो वो तो हमें पहले भी क्वेश्चन में बोला था कि कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ऑपरेटिंग इनकम, एंड ऑपरेटिंग इनकम को कैसे निकालना है? और भी एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू. रेवेन्यू का मतलब सेल, मतलब ऑपरेटिंग इनकम ये हमें तो अमाउंट में बताना ही है. और क्या करना है? ऑपरेटिंग इनकम को परसेंटेज में बताना है. तो किसके साथ परसेंटेज करे? ऑपरेटिंग इनकम का बोल रहा है रेवेन्यू के साथ. मतलब रेवेन्यू पे कितना ऑपरेटिंग इनकम है, सेल के बेसिस पे कितना ऑपरेटिंग इनकम है वो निकाल के दिखाओ. यानी नेट प्रॉफिट का परसेंटेज ये निकाल के दिखाने के लिए हमें बोला गया है. ठीक है, तो हम लोग ऑपरेटिंग इनकम तो निकाल ही रहे थे पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसके बेसिस पे. तो यहाँ पर वही चीज को ऐड ऑन कर दिया है कि ऑपरेटिंग इनकम निकालो. ठीक है, वही प्रोसेस तो कर रहे हैं. साथ ही साथ बोला है कि उसे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू के हिसाब से भी दिखाओ. और यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, फैमिली स्टोर जो है वो सारे कॉस्ट को कैसे एलोकेट करना चाहता है? ऑल कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सपोर्ट कॉस्ट बोला है. अब ये सपोर्ट कॉस्ट का मतलब क्या है? क्या सपोर्ट कॉस्ट का मतलब ये है? ये देखो, क्या सपोर्ट कॉस्ट का मतलब ये है कस्टमर सपोर्ट? नहीं नहीं, सपोर्ट कॉस्ट का मतलब कस्टमर सपोर्ट नहीं. सपोर्ट कॉस्ट का मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए. जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बिजनेस का सपोर्टिंग कॉस्ट होता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बिजनेस का सपोर्टिंग कॉस्ट होता है. इसीलिए देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, ऑल कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट है अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा जितने भी कॉस्ट है. मतलब ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ है? ये रहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 30, 75, 45. इसके अलावा जितने भी कॉस्ट है यानी बॉटल रिटर्न, ऑर्डरिंग, डिलीवरी, सेल्फ स्टॉकिंग, कस्टमर सपोर्ट. ठीक है, यानी जो टोटल करके अभी मैंने कैलकुलेट किया ये क्या है? ये है ऑल सपोर्ट कॉस्ट. इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑल सपोर्ट कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, वैसे तो है ये ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिजनेस को ऑपरेट करने का कॉस्ट यानी सपोर्ट कॉस्ट. ठीक है, ये सारे कॉस्ट को क्या करने के लिए बोला है? बोल रहा है कि एलोकेट करो, मतलब हर एक प्रोडक्ट लाइन पे, मतलब हर एक प्रोडक्ट पे एलोकेट करो. क्योंकि हम लोग के पास तो टोटल आया, वही तो हमारा दिमाग में चल रहा था ना कि 45 लाख तो आ गया, वो तो टोटल में आया ना. 45 लाख तो यहाँ लिख देंगे, कोई बात नहीं, यहाँ तो आराम से लिख देंगे 45 लाख. बट ये तीनों में कैसे एलोकेट करें वही यहाँ पर बता दिया है क्लियरली कैसे एलोकेट करें. एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे एलोकेट करना है ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन. ठीक है, तो हमें कैसे लगाना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे. तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो सपोर्ट कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितना परसेंट है. तो यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट 2, ऐसे हो जाएगा सपोर्ट कॉस्ट टोटल, सपोर्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल COGS. क्योंकि क्वेश्चन बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे अप्लाई करो. ठीक है, तो ये हो गया उसके बेसिस पे करेंगे यानी परसेंटेज देख लेते हैं. तो टोटल सपोर्ट कॉस्ट है 45 लाख. ठीक है, और टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? यहाँ निकाला है हम लोगों ने 1,50,00,000. यहाँ पर लिखते हैं 1,50,00,000. मतलब अगर 1,50,00,000 का हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं, मतलब जो गुड्स बेच रहे हैं उसका कॉस्ट अगर 1,50,00,000 है तो बेचने के लिए जो भी सपोर्टिव कॉस्ट लगा वो 45 लाख है इनटू
100। तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो 15 3 45, ये 30% हो जाएगा। ये हमें क्या बताता है, सपोर्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीओजीएस। सीओजीएस का मतलब जो गुड्स बिक गया उसका कॉस्ट। अगर हम लोगों को जो गुड्स बेचना है उसके लिए कॉस्ट इतना इनकट किया, तो उस गुड्स को प्रॉपरली बिकवाने के लिए, मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इतना खर्चा लगा। मतलब जो सीओजीएस है उसका 30% हम लोग का सपोर्ट कॉस्ट है। ठीक है, सीओजीएस का 30% हम लोग का सपोर्ट कॉस्ट है। हम लोगों ने ऐसा क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला था। ठीक है, जैसा बेसिस बोलेगा वैसे बेसिस पे करेंगे। एलोकेट करने के लिए बोला है तो एलोकेट का बेसिस बता दिया, हम लोग वैसे ही करेंगे। अब इंडिविजुअली हम लोग ये 30% सब पे लगा सकते हैं। तो 30% अब क्या है, 30% ऑफ सीओजीएस। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालना है, यानी सपोर्ट कॉस्ट 30% ऑफ सीओजीएस। ठीक है, तो ये रहा 30 लाख। 30 लाख का 30% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 लाख। ठीक है, अच्छा अब 75 लाख का 30%, 75 लाख इसका 30% देखते हैं कितना आता है, 22,50,000। अच्छा, इसके बाद 45 लाख का 30%, 13,50,000। ठीक है, और टोटल भी करेंगे तो 45 लाख ही आएगा, देख सकते हो। और ये सब माइनस करने से हम लोग का क्या निकल के आएगा, ये सारी चीजों को माइनस करने से निकल के आएगा ऑपरेटिंग इनकम। अब यहाँ पर लिख लेते हैं ऑपरेटिंग इनकम। यही तो हमें कैलकुलेट करने बोला था एकदम स्टार्टिंग में भी, और क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसी पॉइंट को ही डिस्क्राइब किया गया है। तो 13,50,000 माइनस 15,49,500, तो ये हो गया 1,99,500, एकदम लास्ट वाला। ठीक है, 1,99,500 यहाँ पर लिख लेते हैं 99,500। अच्छा, इसके आगे वाला 30,03,000, 30,03,000 माइनस 2250, 7,53,000। 7,53,000 और उसके आगे देखते हैं 937,500 माइनस 9 लाख। ओ, ये तो 37,500 ही आएगा। ये मैंने 90 लाख कर दिया इसीलिए गलत दिख रहा है, 37,500 आएगा। ठीक है, ओ 67 है क्या, हाँ 67,500 आएगा, 67,500। और ये टोटल वाला कितना आ जाएगा, 5520 से माइनस करना है 45, 10,20,000। ये निकल गया ऑपरेटिंग इनकम पर प्रोडक्ट। ठीक है, अब निकालना क्या है, ऑपरेटिंग इनकम का परसेंटेज निकालने बोला था क्वेश्चन में। ऑपरेटिंग इनकम एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, ये क्वेश्चन में बोला था। मैंने अभी अभी तुम लोग को पढ़ के दिखाया। ये देखो यहाँ पर बोला है रेवेन्यू के हिसाब से ऑपरेटिंग इनकम फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज में। तो ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100। ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100। तो रेवेन्यू कितना है, ये रहा 39,67,500। तो 39,67,500 इंटू 100। तो चेक करते हैं, 67,500, 67,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 39,67,500, 1.70, 1.70%। अच्छा, इसके बाद इसका रेवेन्यू 1,05,03,000। $75,300 into 100 divided by 1,05,03,000, 7.169, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 7.17% अप्रोक्सीमेटली। और ये इंटू 100, 1,99,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, अब देखते हैं कितना है, 60,49,500, 60,49,500, 60,49,500। तो ये हो जाएगा 3.29,
मतलब 3.297 है तो 3.30 लिख सकते हैं, इतना परसेंट, ठीक है। और ये टोटल में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 100, 10,20,000, 10,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 45 लाख, नहीं सेल्स लेना है ना, 2 करोड़ 220,52 और 4 टाइम्स 0, 20,52 4 टाइम्स 0 लिख लेते हैं, 20,52 और 4.97, 4.97%, ठीक है। तो जैसा बोला था हम लोगों ने वैसा ही निकाला। हम एक बार रिकॉल करते हैं कि क्या हम लोगों ने अभी तक किया। हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है, देखो क्वेश्चन में हमें बोला है कि फैमिली स्टोर बोल के कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, जो 3 प्रोडक्ट बेचती है, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस और पैकेज्ड गुड्स। इस कंपनी का हमें ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू दो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकलता है, बेसिकली नेट प्रॉफिट निकालना है। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट से सारे एक्सपेंसेस को लेस करने। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स माइनस कॉस्ट करने से, टोटल कॉस्ट। सेल्स क्वेश्चन में गिवन था, कॉस्ट भी क्वेश्चन में गिवन था, दोनों को लेस किया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो हम लोग को टोटल में गिवन था, इंडिविजुअली गिवन नहीं था। टोटल में वो भी हम लोगों को टोटल करना पड़ा, ठीक है। मतलब पर एक्सपेंसेस का टोटल था, ओवरऑल कर लिया, और हमें क्वेश्चन में ये बताया कि इस एक्सपेंसेस को कैसे पर प्रोडक्ट पे अप्लाई करना है। बोला सीओजीएस बेसिस पे करो। तो हम लोगों ने पहले परसेंटेज टोटल में निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास टोटल डेटा अवेलेबल है। तो हम लोगों को दिखा कि जो सपोर्ट कॉस्ट है वो 30% ऑफ सीओजीएस है, तो इंडिविजुअली भी वैसे ही अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में बोला था। तो 30% ऑफ सीओजीएस हम लोगों ने, ये रहा इसका सीओजीएस का 30%, इसका 30%, इसका 30%, ठीक है। इस तरीके से अप्लाई करने से हम लोग को माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाता है, ऑपरेटिंग इनकम। अब परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू हम लोगों ने निकाल लिया। छोटा सा ही काम था अभी तक, लेकिन टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि डेटा काफी बड़ा बड़ा है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो पॉइंट 2 है इस पे डिस्कस करते हैं। देखो इस पे हमें क्या बोला है, इस पे हमें बोल रहा है इफ फैमिली स्टोर सपोर्ट कॉस्ट, मतलब जो अभी हम लोगों ने कॉस्ट यहाँ पर देखा ना, ये सपोर्ट कॉस्ट जो है, ऑल कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर से वही बात बोला है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अलावा बाकी जो कॉस्ट है उसको लेना है, टू प्रोडक्ट लाइन यूजिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम कैलकुलेट द ऑपरेटिंग इनकम। बोल रहा है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम को यूज करके क्या करना है, हमें ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट करके देना है, और ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन। मतलब फिर से सेम चीज हमें करना है, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट को जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, 30% सभी पे अप्लाई कर दिया था। अब बोल रहा है ऐसा नहीं, हर एक प्रोडक्ट के लिए जो एक्टिविटी वाइज, उस एक्टिविटी वाइज जो कॉस्ट हो रहा है उसको लगाओ, ऑपरेटिंग कॉस्ट को ऐसे मत लगाओ 30% करके। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल के उसके हिसाब से लगा के फिर से वही ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, ये हमें बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अभी सबसे पहला टास्क हमारा ये होगा कि कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट करना। जब भी एबीसी बेस्ड कॉस्टिंग का बात आएगा तो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये रहा एक्टिविटी, और ये हो गया देखो कॉस्ट एलोकेशन बेसिस यानी कॉस्ट ड्राइवर। तो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर करेंगे तो हम लोग के पास ये देखो, ये एक्टिविटी का टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ये करेंगे, यहाँ पर जितना बता रखा है ये देखो, इस पे कुछ बेसिस नहीं बताया क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक वाले प्रोडक्ट पे ही जाएगा। मतलब सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेज्ड फूड, और एक क्या था याद नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। 60,000 बॉटल का जो एक्सपेंसेस है वो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक पे जाएगा, फ्रेश प्रोड्यूस और पैकेज्ड फूड, क्योंकि इस पे देखो अलग से किसी पे एलोकेट करने का जरूरत नहीं, ये डायरेक्टली हमारा जो है सॉफ्ट ड्रिंक पे ही जाएगा। बाकी सारे एक्सपेंसेस हमें एलोकेट करने पड़ेंगे, तो हमें पहले कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर ये बाकी का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 करके। वर्किंग नोट नंबर 3, 2 वर्किंग नोट तो हो गया। यहाँ पर निकालेंगे कॉस्ट फॉर ईच एक्टिविटी कॉस्ट पर ईच एक्टिविटी, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर ऐसे लिखते हैं फॉर ईच एक्टिविटी। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे एक्टिविटी टोटल कॉस्ट, कॉस्ट
एलोकेशन, जैसे करके कॉस्ट एलोकेशन करना है, और कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। अच्छा, सबसे पहला एक्टिविटी, बॉटल वाला नहीं लिख रहे क्योंकि वो डायरेक्ट जो है चला जाएगा सॉफ्ट ड्रिंक पे। सबसे पहले लिखेंगे ऑर्डरिंग, डिलीवरी, ये सब। तो पहले लिख लिया ऑर्डरिंग, डिलीवरी, सेल्फ स्टॉकिंग, कस्टमर सपोर्ट। ये 4 एक्टिविटीज को हमें कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालना है। अच्छा, टोटल कॉस्ट दे दिया है 60, 7 लाख 80, 60 तो चाहिए नहीं, 7 लाख 80, 12 लाख 60, 8 लाख 64, 15 लाख 36 लिख लेते हैं। 7 लाख 80, 12 लाख 64, 12 लाख 60, 8 लाख 64 और 15 लाख 36, ये था। ठीक है, अब एलोकेशन बेसिस लिखेंगे। यहाँ पर परचेज ऑर्डर 1560, परचेज ऑर्डर 3150 डिलीवरीज, 1560 परचेज ऑर्डर 3150 डिलीवरीज। फिर बोल रहा है 8640 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग, 8640 आवर्स, 15,36,000 आइटम सोल्ड, 15,36,000 आइटम सोल्ड। ठीक है, हम लोगों ने बेसिस लिख लिया। अब कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। तो 7,80,000 का कॉस्ट इनकर्ड होता है जब कितने सारे परचेज ऑर्डर आते हैं, 1560 परचेज ऑर्डर आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक एक ऑर्डर का कितना कॉस्ट इनकर्ड होता है, 7,80,000, 7,80,000 फॉर 1560 परचेज ऑर्डर। देन परचेज ऑर्डर का जो कॉस्ट है वो ₹500 पर परचेज ऑर्डर हो जाएगा। मतलब एक ऑर्डर, परचेज ऑर्डर पे इतना कॉस्ट लगता है। अब हम लोग इसका अप्लाई करेंगे अलग अलग प्रोडक्ट पे। अब यहाँ पर देखो 12,60,000 का कॉस्ट इनकर्ड होता है 3150 डिलीवरी होने पे। तो पर डिलीवरी का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 12,60,000 डिवाइडेड बाई 3150, यानी 400 रुपीज, 400 पर डिलीवरी। 8,64,000 का कॉस्ट आता है 8640 आवर्स काम होने पे। तो ₹100 आ रहा है, ₹100 पर आवर का कॉस्ट इनकट होता है सेल्फ स्टॉकिंग में। ठीक है, अच्छा, फिर 15,36,000 का कॉस्ट इनकट होता है 15,36,000 आइटम सोल्ड होने पे। तो ₹1 पर आइटम सोल्ड पे कॉस्ट इनकट होता है। कॉस्ट इनकट का बेसिस हो गया ₹1 पर आइटम, हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हम लोगों ने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से डेटा कैलकुलेट कर लिया। अब हमें फिर से यही वाला चीज बनाना है। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर्स, रेवेन्यू, सीओजीएस, ये फिर से कैलकुलेट करना है। तो उसके बाद कैलकुलेट करने से हम लोग इसमें कॉस्ट को इनकट करेंगे एक्टिविटी वाइज, फिर ऑपरेटिंग इनकम निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम and operating income as a percentage of operating income as a percentage of revenue for each product line. तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा रेवेन्यू, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस प्रोडक्ट का नाम है, पैकेज्ड फूड
टोटल। अच्छा, रेवेन्यू हम लोगों ने एक बार लिखा था, वहां से देख देख के लिख देते हैं। अच्छा, ये तो हमें यहाँ मैट में भी मिल जाएगा, मतलब इसमें भी है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो उतना पेज पलटने से अच्छा है हम लोग यहाँ से देखेंगे। 39,67,500, 1,05,03,000, 39,67,500, 1,05,03,000, 5,03,000। अच्छा, उसके बाद 60,49,500, 60,49,500, और टोटल जो आया था वो यहाँ से देख के लिखेंगे, 22,05,20, 3 टाइम्स 0, मतलब 2 करोड़ है बेसिकली। ठीक है, ये हो गया हम लोग का रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू के बाद लिखेंगे सीओजीएस। सीओजीएस है हम लोग का 30,75,45, 30,75,45, टोटल 1,50,00,000। फिर कैलकुलेट कर लेंगे जीपी। 9,67,500, 3003 000, 3003 3003, 3 टाइम्स 0। और ये वाला हो जाएगा 9,67,500। ये तो जस्ट देख देख के कॉपी पेस्ट कर लो। 15,49,500 और 55,20,000 हो गया, जीपी निकल गया। अब माइनस करना पड़ेगा इससे ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, अब ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग एक्टिविटी वाइज कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये सब अलग अलग होगा। तो सबसे पहले आ जाएगा हम लोग का बॉटल कॉस्ट। ठीक है, बॉटल कॉस्ट को वहां वर्किंग में नहीं दिख रहा है, क्योंकि बॉटल कॉस्ट जो है डायरेक्टली चला जाएगा सॉफ्ट ड्रिंक लाइन में, तो बॉटल रिटर्न कॉस्ट, तो यहाँ पर लिखते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट का टोटल, एक एक करके आएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाइज। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाएगा बॉटल रिटर्न कॉस्ट 60,000। ठीक है, ये आ जाएगा सॉफ्ट ड्रिंक, मैंने एस से डिनोट कर दिया, फ्रेश प्रोड्यूस एफ से डिनोट कर दिया, पैकेज्ड फूड ये पी से डिनोट कर दिया, और टोटल क्योंकि और दोबारा नहीं लिखता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो टोटल में 60,000 ही आ जाएगा। बॉटल रिटर्न के बाद है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये देखो बॉटल रिटर्न के बाद था ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग। अच्छा, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैसे देना है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला है ₹500 पर ऑर्डर, ₹500 पर ऑर्डर। अब देखते हैं कितने सारे ऑर्डर प्लेस हुए थे, यहाँ मिल जाएगा नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर 360, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, 360, 840 और 360 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। देखो, एक ऑर्डर को प्लेस करने पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होता है, 500 पर, मतलब एक हो गया ना, 500 पर परचेज ऑर्डर, और टोटल ऑर्डर प्लेस इन केस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक 360, तो 360 इंटू 840 इंटू 360 इंटू, इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर एट द रेट ऑफ ₹500, एट द रेट ऑफ ₹500 करके है। ठीक है, और कितने में करना है हम यहाँ पर नहीं लिख के एक दूसरे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, देखो, ताकि हम लोग जल्दी कैलकुलेट कर पाए। 360, 840, 360 हम ऐसे लिख देते हैं, 360, 840 और 360। ठीक है, मतलब इस पे करना है अब इंटू 500 करके। अब यहाँ लिखने से क्या होता है, बार बार काफी टाइम जाता है। ठीक है, तो तुम लोग बाद में प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, यहाँ पर हो गया, हम यहाँ लिख लेते हैं 1,80,000, इससे जल्दी होगा, बार बार इतना सारा डेटा लिखने में टाइम लग रहा है। 840 इंटू 500, तो ये हो गया 4,20,000, और 360 इंटू 500, तो ये हो जाएगा 1,80,000। तो 1,80,000 और 1,80,000, 3,60,000 और 4,20,000, मतलब ये हो जाएगा 7,80,000 टोटल। अच्छा, अब ऑर्डरिंग के बाद कौन सा कॉस्ट है, ऑर्डरिंग के बाद है हम लोगों का डिलीवरी। डिलीवरी पर डिलीवरी कितना है, मतलब एट द रेट कितना आया है, 400, एट द रेट ऑफ 400 करके है। अब देखते हैं कितने सारे डिलीवरी हुए हैं। नंबर ऑफ डिलीवरी रिसिप्ट 300, 2190, 660, 300, 2190,
660। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 400 इंटू 300 1,20,000। 2190 इंटू 400 8,76,000। अच्छा, उसके बाद 400 इंटू 660 2,64,000। टोटल कर लेते हैं 1,20,000 प्लस 876 12,60,000। डिलीवरी के बाद यहाँ पर डिलीवरी कॉस्ट के बाद है हम लोग का सेल्फ स्टॉकिंग। सेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट है सेल्फ स्टॉकिंग। अच्छा, सेल्फ स्टॉकिंग एट द रेट ऑफ कितना है पर आवर बेसिस पे है। ये देखो सेल्फ स्टॉकिंग है ₹100 पर आवर। 1 आवर के लिए ₹100 का कॉस्ट इनकट होता है। और कितने आवर सेल्फ स्टॉकिंग हुए हैं ये रहा 540 5,400 2,700 540 5,400 5,000 2,700। ठीक है, तो इंटू 100 करने से आ जाएगा 54,000 मतलब 54,000। ये आ जाएगा 5,40,000। ठीक है, और ये आ जाएगा 2,70,000। तो टोटल करके देखते हैं कितना आता है। 54 प्लस 27 प्लस 5.4 तो 8,64,000 आना चाहिए। 8,64,000। अब नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा कॉस्ट है, कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर को सपोर्ट देने के लिए जब वो चेकआउट करते हैं तो जो कॉस्ट इनकट होता है वो होता है पर आइटम सोल्ड के बेसिस पे एट द रेट ऑफ 1। एक आइटम सेल होने से ₹1 का सपोर्टिंग कॉस्ट लगता है। अब कितने आइटम सोल्ड हुए हैं 1,26,000 11,04,000। तो देखो क्योंकि एट द रेट ऑफ 1 करके है तो यही सारे डेटा हो जाएंगे है ना। इंटू 1 करेंगे तो यही सब डेटा आ जाएगा। तो जस्ट देख देख के लिख सकते हैं ना 1,26,000 11,04,000 और 3,06,000। टोटल कर ले 1,26,000 15,36,000 15,36,000। अब हम लोग इसका कर लेंगे टोटल। ठीक है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर नाम दे दो ए। ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर ए नाम दे देते हैं और इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट को नाम दे देते हैं बी। ठीक है, और इसका टोटल करते हैं फिर ए माइनस बी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना हम लोग का ऑपरेटिंग इनकम है। तो टोटल करके देखते हैं कितना होता है 60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 54 और 1,26,000 10,80। इसको 60,000 1,00,000 और 1,00,000 2,00,000 और ये हो गया 3,00,000 प्लस 3,00,000 प्लस 54 1,26,000 5,40,000 आ रहा है। 5,40,000 पता नहीं क्या गलत आ गया था। 5,40,000। अब हम लोग निकाल भी लेते हैं ऑपरेटिंग इनकम साथ ही साथ। ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट जिसको मैंने ए से डिनोट किया है उससे अगर हम लोग ये टोटल कॉस्ट को लेस करेंगे तो हम लोग का ऑपरेटिंग इनकम निकल जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 9,67,500 9,67,500। तो ये हो गया 4,27,500। ठीक है, 4,27,500 ये वाला निकालते हैं 4,20,000 और प्लस 8,76,000 प्लस 5,40,000
प्लस 11,04,000 29,40,000 माइनस कर देंगे जो ग्रॉस प्रॉफिट है 33,003 63,000 आ रहा है। सही आ रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम जीपी बाद में लेस कर रहे हैं, इधर पहले कर रहे हैं, इसलिए वो नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन आंसर हमारा नेगेटिव कुछ नहीं आ रहा है, 63,000। अच्छा, फिर ये वाला कैलकुलेट करेंगे। 1,80,000 प्लस 2,64,000, 2,64,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,70,000 प्लस 3,06,000 10 20,000 माइनस 15,49,500 15,49,500 5,29,500 5,29,500। अच्छा, अब ये टोटल भी निकाल लेते हैं। 60 प्लस 7,80,000। अच्छा, ये तो हम लोगों ने किया ही है, 67,80,000 ये वाला, ये देखो यहाँ पर टोटल किया ही था, ये हो रहा है 45 लाख। ठीक है, ये तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये 45 लाख आ जाएगा, क्योंकि उसी का तो बाइफरकेशन है। ठीक है, 45 लाख 45 लाख माइनस 55,20,000 55,20,000 माइनस 45 लाख। $10,20,000। देखो, टोटल में एबीसी बेस्ड कॉस्टिंग करो या कुछ और करो, टोटल में ऑपरेटिंग इनकम दोनों केसेस में उतना ही आएगा। ये देखो, क्योंकि टोटल तो हमारा वही रह रहा है, बस अलग अलग जब हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं तो पर प्रोडक्ट पे चेंज आ सकता है। और इसके बाद ऑपरेटिंग इनकम तो निकाल लिया, ये एक आंसर। बट सेकेंड हमें इसका परसेंटेज निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ जो है रेवेन्यू। ठीक है, तो ऑपरेटिंग इनकम एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा रेवेन्यू और यहाँ पर हो जाएगा ऑपरेटिंग इनकम इंटू 100, ऐसे करके निकलेगा। तो 4,27,500 डिवाइडेड बाई 63,000 डिवाइडेड बाई 5,29,500 डिवाइडेड बाई 10,20,000 डिवाइडेड बाई इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। रेवेन्यू लिखना पड़ेगा, रेवेन्यू यहाँ से लिख लेते 39,67,500 39,67,500। उसके बाद वाला 10503 10503 फिर 3 टाइम्स 0 60,49,500 60,49,500। अब टोटल वाला यहाँ से देख के लिखेंगे 20520 3 टाइम्स 0 20520 3 टाइम्स 0 205 20520 3 टाइम्स 0। अब चेक करते हैं कितना होगा, डिवाइडेड बाई 20520,000 इंटू 100। इसका तो उतना ही होगा जितना पहले हुआ था, 4.97%। 5,29,500 डिवाइडेड बाई ये 0 कैंसिल कर दो 60,49,500 डिवाइडेड बाई 60,49,500, तो 8.7 आ रहा है। इंटू 100, एक ही तो बात है, शायद कुछ गलत मैंने यूज किया है डेटा। ये कितना आ रहा है 8.60,49,500। ठीक है, मुझे लगा गलत आ रहा है 8.75%। ठीक है, मुझे लगा कैलकुलेशन कहीं गलत ना हो जाए। 63,000 डिवाइडेड बाई 105,030 0.59, मतलब 60 भी लिख सकते हैं 0.60, क्योंकि यहाँ पर देखो 599 है और 427,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 39,67,500।
10.777 है, तो 10.78 अप्रोक्सीमेटली हम लोग कर सकते हैं, 10.78%। दोनों क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन 1 2 एक ही चीज पूछा है कि ऑपरेटिंग इनकम बता दो एज ए परसेंटेज ऑफ अमाउंट एंड एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम लोग को फिर उसके बाद जो है एक बोला है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे करो, एक नॉर्मल हमें बता दिया है कैसे करना है, बोला है कि सीओजीएस पे करो। तो जैसा जैसा बोला है ना हम लोगों ने वैसे ही किया, और तो कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब ये फोर्थ नंबर पे देखो क्या बोला है। एक काम करते हैं, ये 4 नंबर तो आज कंप्लीट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो काफी बड़ा बड़ा है, ठीक है। ये 4th और 5th नंबर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे आधा अधूरा ही रहेगा। तो बेटर ये होगा कि पूरा क्वेश्चन कोई हम लोग करें तो वही अच्छा रहेगा। तो आज 2 ही करते हैं, क्योंकि वैसे ही बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का बस 2 ही बचा है, 4 और 5, ये हम लोग कर लेंगे। और इससे अगर कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो और रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है नहीं, यही काफी है। आज इतना ही करते हैं, 4 और 5th नंबर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें। तुम लोग ट्राई करके देख सकते हैं, দেখাবো কতটা কেটে গেল। হ্যাঁ। কোনখানটা দেখাবো বলো? এইটা না না একদম লাস্টে। এইটা একদম লাস্টেরটাই করলাম। এই পেজটা দেখো একবার কোনটা লাগবে। এক মিনিট, আমি রেকর্ডিংটা একটু বন্ধ করে নিই, আমি কথা বলি। হুম, এবারে বলো।